नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्र है और आज हम एक दूसरा विषय शुरू करने वाले हैं। हमने 10 चरण कंटेंट एनालिसिस, क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस पे कई दिन बात की है। अब हम ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो थोड़ा जटिल है। कहने का मतलब ये कि जब मैं इसको किसी क्लास में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो बच्चों को ये ज़्यादा समझ में नहीं आता है। इसके लिए मैं जो हूँ अपने लैपटॉप पे चीज़ें देखते रहूँगा। हिंदी में बताने की भी कोशिश करूँगा, थोड़ी दिक्कत होगी मुझे कहीं कहीं, मगर आप इसको सब्र कीजिएगा। और ये है मेजरमेंट। अब देखिए, मेजरमेंट जो है वो किसी भी रिसर्च मेथडोलॉजी का सबसे छोटा चैप्टर होता है, मगर मेरे हिसाब से मेजरमेंट जो है अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि आपकी पूरी रिसर्च, चाहे वो प्रोजेक्ट की रिसर्च हो, चाहे आपकी पीएचडी की रिसर्च हो, ये निर्भर करती है आपने अपने वेरिएबल्स को मेजर कैसे किया है। तो मेजरमेंट का सीधा मतलब ये है, बड़ा सरल सा और एक लाइन की इसकी परिभाषा ये है कि आप जब एक सवाल की कैटेगरीज देते हैं तो उसको एक नंबर देते हैं। बड़ा सरल सा उदाहरण ले लीजिए। व्हाट इज़ योर जेंडर, आपने सवाल पूछा और उसको आपने 2 रिस्पॉन्स ऑप्शन दिए, मेल एंड फीमेल। अब मेजरमेंट का मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट में आप मेल को एक नंबर दोगे 1 और फीमेल को दूसरा नंबर दोगे जो मेल को नहीं दोगे, वो है 2। तो व्हाट इज़ योर जेंडर एंड मेल 1 फीमेल 2। दिस इज़ ए वेरी क्रूड डेफिनेशन या अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मेजरमेंट इज़। सो असाइनमेंट, अंग्रेजी में कह दूँ मैं, असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स टू कैटेगरीज ऑफ ए रिस्पॉन्स इज़ नोन एज मेजरमेंट। 2 कैटेगरीज हैं। जेंडर, देखिए कभी विद्यार्थी इसमें गड़बड़ करते हैं, नए जो रिसर्च करते हैं कि मेल फीमेल को 2 वेरिएबल मानते हैं। मेल फीमेल 2 वेरिएबल नहीं हैं। आप जैसे इनकम के बारे में पूछते हैं, व्हाट इज़ योर इनकम, और उसमें आप 2 या 3 या 4 कैटेगरी दे देते हैं, लेस देन 50,000, 50,001 से 1 लाख वगैरह वगैरह आप नीचे देते चले जाते हैं। तो हर जो रिस्पॉन्स ऑप्शन है, लेस देन 50,000 वगैरह वगैरह, ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल एक ही है, उसकी 4 कैटेगरी बना दी आपने, लेस देन 50,000, 50,000 टू 1 लाख, और 2 कैटेगरीज और दे दी। वैसे ही ये आपने बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे आप जेंडर में करते हैं। व्हाट इज़ योर जेंडर, जेंडर इज़ द वेरिएबल एंड मेल एंड फीमेल ग्रुप्स और कैटेगरीज ऑफ द वेरिएबल कॉल्ड जेंडर। इसको आप समझ लेना चाहिए, इसमें बड़े स्पष्ट हो जाइए इसमें आप, तो आपको बड़ी आसानी होगी क्वांटिटेटिव रिसर्च में पहला चरण और क्लैरिटी डेवलप करने की। देखिए, पूरी क्वांटिटेटिव रिसर्च क्लैरिटी पे निर्भर करती है, लॉजिक पे निर्भर करती है। हमारा दिमाग 3 या 4 कदम लॉजिक के ले सकता है, उसके आगे जो है दिमाग में थोड़ी गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। और पूरी क्वांटिटेटिव रिसर्च मेरे हिसाब से लॉजिक और एरर पे बेस्ड है। खैर, इसके बाद एरर के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो मेजरमेंट में जो है 2 चीज़ों का जो है ना सम्मिलित करना बहुत ज़रूरी है। एक को कहते हैं रिलायबिलिटी और दूसरे को कहते हैं वैलिडिटी, है ना। तो ये 2 विषयों के बारे में अब हम कुछ लेसन्स आगे तक इसके बारे में बात करने वाले हैं। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, मोटा मोटा, जैसे अपन अंग्रेज़ी में शब्द रिलायबल कब इस्तेमाल करते हैं, ही और शी इज़ माई रिलायबल फ्रेंड, माई कार इज़ वेरी रिलायबल। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कार रिलायबल का मतलब ये है कि चाहे उसको गर्मी में चलाओ, चाहे सर्दी में चलाओ, चलती है। चाहे सुबह चलाओ, चाहे रात में चलाओ, चलती है। चाहे आप चलाओ या मैं चलाऊं, चलती है ना। चाहे मैं दिल्ली के सड़कों पे चलाऊं, पुणे की सड़कों पे चलाऊं, हैदराबाद की सड़कों पे चलाऊं, लखनऊ की सड़कों पे चलाऊं, चलती है। तो इसको अब आप इसको समझ लीजिए कि इसमें रिलायबल क्या होता है। अब रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में रिलायबल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिलायबल। तो रिलायबल का तो अंग्रेज़ी में अगर आप डिक्शनरी में जाके देखेंगे तो डिपेंडेबल इसका मतलब होता है। तो जब रिसर्च के संबंध में जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो वो कितना डिपेंडेबल सवाल है, ये थोड़ा अटपटा लगता है आपको, इसके लिए हम थोड़ा सा इसको अंतर करके देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक सवाल मुझसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर जेंडर, तो मैं इसको मेल पे टिक लगाऊंगा। कोई दूसरा व्यक्ति आके मुझसे पूछेगा व्हाट इज़ योर जेंडर, मैं फिर मेल लगाऊंगा। तीसरा व्यक्ति आके मुझसे पूछेगा आपका जेंडर क्या है, तो मैं मेल पे टिक लगाऊंगा। कहने का मतलब क्या कि जब एक क्वेश्चन को या वेरिएबल को, जेंडर वेरिएबल को बार बार इसी तरह से पूछा जा रहा है,
तो रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अभी क्वेश्चन नहीं, इंस्ट्रूमेंट मस्ट गिव यू मोर और लेस ए सिमिलर आंसर, इसको अपन कहते हैं रिपीटिबिलिटी। तो रिपीटिबिलिटी को हम जो है ना रिलायबिलिटी का सब्स्टिट्यूट मान सकते हैं शोध के संदर्भ के अंदर। तो रिलायबिलिटी जो है 4 किस्म की होती है। हमने अभी कुछ पिछले 1-2 दिन पहले पढ़ा था इंटरकोडर रिलायबिलिटी, उसको कुछ किताबों में इंटररेटर रिलायबिलिटी कहा जाता है, कोई और किताब के अंदर कुछ और कहा जाएगा, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और अलग अलग तरह की रिलायबिलिटी होती है, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होती है, आपकी इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी होती है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका मतलब क्या है, इसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। और हो सकता है कि अगर मैं सिर्फ बात करूं तो आपको समझ में नहीं आए, तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। जब मैं नहीं दिखूंगा, मेरी स्क्रीन दिखेगी और आप समझ पाओगे कि रिलायबिलिटी कैसे तो जब हम रिलायबिलिटी कहते हैं तो हम एक स्केल की रिलायबिलिटी की बात करते हैं, सिंगल आइटम की रिलायबिलिटी की बात नहीं करते हैं। या कभी कभी जो है ना कुछ लोग बहुत कम जो है पूरे इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी की बात करते हैं, मगर एक स्केल की रिलायबिलिटी की हम बात करते हैं कि एक स्केल जिसके अंदर आप समझ लीजिए 4 या 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, नीदर एग्री नॉट डिसएग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ये 5 पॉइंट स्केल हो गई। इसमें आप एक से ज़्यादा सवाल पूछते हैं, है ना। जैसे एटीट्यूड के बारे में ये बहुत अच्छी स्केल्स होती हैं, जो मैंने उदाहरण दिया लाइकर्ट स्केल का, वो भी ऐसी है। तो इस स्केल में कई सवाल पूछे जाते हैं और हर सवाल को आपको एक जगह टिक लगाना पड़ता है, वेदर यू स्ट्रांगली एग्री विद दैट स्टेटमेंट और दैट वेरिएबल और दैट क्वेश्चन मीन्स द सेम, है ना। या आप एग्री करते हैं, या यू नीदर एग्री नॉट डिसएग्री, या डिसएग्री, या स्ट्रांगली डिसएग्री। तो इस तरह से आप हर क्वेश्चन का या हर स्टेटमेंट का अपना रिस्पॉन्स देते हैं, आप जवाब देते हैं अपना, और इस तरह से जो है फिर इस स्केल की हम रिलायबिलिटी पता लगा सकते हैं। इसको कहते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी, जो प्राय रिसर्च में आजकल लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे, इंटरकोडर या इंटररेटर रिलायबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे, और दूसरी किस्म की जो रिलायबिलिटीज़ होती हैं उसके बारे में भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। जो इंटरनल कंसिस्टेंसी उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा मैं बात करूँगा, और इसको मैं रिलायबिलिटी जब ख़त्म करेंगे तो ये आखिरी जो है ना ये टाइप ऑफ रिलायबिलिटी की जिसके बारे में बात करूँगा। और दूसरी चीज़ इसको मैंने बताया वैलिडिटी। तो रिलायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि एक सवाल जब पूछते हैं तो, या एक सीरीज़ ऑफ सवाल जब आप पूछते हैं तो क्या आपको मोर और लेस करेक्ट आंसर आता है, रिपीटिबिलिटी ऑफ द आंसर, है ना, ये रिस्पॉन्स जो है। वैसे ही वैलिडिटी का मतलब है जो आप पूछ रहे हैं, जो सवाल आपने पूछा है, इट शुड मीन व्हाट यू आर डूइंग, सवाल कैसा होना चाहिए। अगर आप जेंडर पूछ रहे हैं तो इसको बिल्कुल स्पष्ट है कि आप मेरे जेंडर के बारे में पूछ रहे हैं, मगर दूसरे सवालों में आके थोड़ी जो है गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। तो वैलिडिटी के बारे में हम जानकारी पहले रिलायबिलिटी के बारे में जानकारी लेंगे हम, उसके बाद वैलिडिटी के बारे में हम जानकारी लेंगे। वैलिडिटी भी कई तरह की होती है, जैसे एक फेस वैलिडिटी होती है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है, अलग अलग तरह की वैलिडिटीज़ होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और अगले कुछ लेसन्स में जो हैं हम रिलायबिलिटी पहले और फिर वैलिडिटी के बारे में बात करेंगे। तो इतनी चीज़ों के बारे में हम जो है लगातार बात करने वाले हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि कभी कभी मैं नहीं आऊँगा, मेरे स्क्रीन पे जो आप सब देख पाएंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन करके मैं बताना चाहता हूँ। कैलकुलेशन की कुछ चीज़ें आप शायद ना समझ पाएँ, मगर इतना ध्यान रख लें, याद रख लें, इस जो लेसन में मैं ये बातें करूँगा वो लेसन पे लौट कर आने की आप कोशिश करें। तो जब आप अपना PhD करेंगे या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करेंगे तो आप रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप समझ पाओगे। तो यहाँ मैं आज ख़त्म करता हूँ। बिल्कुल संक्षिप्त मैंने आपको बहुत ही उचटती जानकारी दी मेजरमेंट के बारे में, और मैं सीधे जो है रिलायबिलिटी के बारे में कल से बात करना शुरू करूँगा। धन्यवाद।